नमस्कार बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह है पूछताछ पत्र, निरख पत्र तथा आदेश संबंधी पत्र। तो यहाँ पे नीर पत्र लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आगे सुधरा हुआ है, तो ये मैनेज करना निरख पत्र होता है। तो यह चैप्टर वही है जो असली व्यापार में सबसे ज़्यादा काम आता है। जो असली व्यापार है उसमें ये सब प्रयोग में आते हैं, बहुत ही व्यवहारिक हैं। ठीक, सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना से शुरू करते हैं। आज का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये तो मानोगे आप। आज जो बिजनेस है वो अपने समय में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे व्यापार क्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे कार्यों में विविधता भी आ जाती है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे आप देखोगे कि काम भी बहुत ज़्यादा, बहुत तरीके का, नया नया तरीके का काम आ जाता है। इसलिए व्यापारिक पत्रों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। तो व्यापारिक पत्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसका कैटेगराइजेशन किया जा रहा है। तो व्यापारिक पत्र का ही बात है पूछताछ के पत्र, निरख पत्र और आदेश पत्र, और ये सब एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कि आदेश पत्र में बहुत कुछ फिर आगे भी किया जाता है उसके। तो इसलिए व्यापारिक पत्रों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। बोल रहा है जो पत्र व्यापारिक कार्यों के लिए लिखे जाते हैं उन्हें व्यापारिक पत्र कहते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि जो भी पत्र हम व्यापारिक कार्यों के लिए लिखें वो व्यापारिक पत्र हो जाता है हमारा। और जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे व्यापारिक पत्रों के प्रकार भी बढ़ते जाएंगे। जितना भी व्यापार बढ़ेगा आप देखोगे आने वाले समय में और भी व्यापारिक पत्रों की बातें बढ़ती जाएंगी। इसलिए हम अध्याय में 3 महत्वपूर्ण पत्र पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है पूछताछ पत्र, दूसरा है यानी इंक्वायरी लेटर, निरख पत्र यानी कोटेशन लेटर, और तीसरा है आदेश पत्र, ऑर्डर लेटर। सब इंटर रिलेटेड है। साथ में हम इसके पढ़ेंगे आदेश की स्वीकृति, आदेश का निरस्तीकरण। ठीक है, निरस्तीकरण का मतलब कैंसिलेशन से है, और विक्रय प्रस्ताव। और क्या बच्चों? विक्रय प्रस्ताव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूछताछ पत्र। पूछताछ पत्र वह पत्र होता है जो विक्रेता को किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। हम पूछताछ पत्र जो लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि हमें विक्रेता को किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। अगर हम कोई वस्तु का जानकारी चाहते हैं, हम किसी से सामान खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको हम एक मेल करेंगे या डाक से एक लेटर भेजेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप जो वस्तु हमें खरीदना है उसका जानकारी हम लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पूछताछ पत्र लिखेंगे। हम कुछ भी खरीदते हैं तो पहले उसका पता करते हैं कि वो वस्तु कैसी है, कैसा वो परफॉर्म करता है, कितना दिन के बाद हमको पेमेंट करना है, तो उसके किस्म के बारे में, उसके मात्रा के बारे में पूछते हैं, उसके गुणों के बारे में पूछते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसका भुगतान हम कैसे करेंगे खरीदने के बाद, इस बात को भी हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा मैटर पूछताछ के पत्र में होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, एम क्या है इसका? वस्तुओं की सूची प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होता है कि हम पूछताछ पत्र जो भेजें किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, तो उसका सूची मिल जाए हमें। इच्छित वस्तुओं का मूल्य जानना, और जो हम वस्तु चाह रहे हैं, इच्छित मतलब होता है अपना इच्छा का, जो वस्तु हम चाह रहे हैं उसका हमको दाम पता चल जाए। ठीक, तो सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो माल खरीदने से पहले जानकारी लेना पूछताछ पत्र होता है। यानी जब हम सामान खरीदने के पहले अगर कोई सामान के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो वैसे पत्र को पूछताछ पत्र कहते हैं। पूछताछ पत्र लिखते समय सावधानियां, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमें? वस्तु का स्पष्ट विवरण देना। हमें वस्तु का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वस्तुओं का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। ठीक है, जो भी वस्तु है उसका स्पष्ट विवरण देना चाहिए। सैंपल या पैटर्न की मांग करना, और हमें क्या करना चाहिए कि जो वस्तु हम खरीदेंगे उसका कुछ सैंपल मंगा लें। सैंपल से जांच हो जाएगा, उसका परीक्षण मतलब नमूना, हिंदी में बोलें तो नमूना बना लें, उसका पैटर्न
की मांग कर लें, जिससे हमें उस सामान का समझ हो जाए। मात्रा का उल्लेख करना, और फिर पूछताछ में पत्र में हम जरूर इस बात का ध्यान रखें कि हमें जितनी मात्रा में वस्तुएं चाहिए उसको उल्लेखित कर दें, क्योंकि हम अगर उसको उल्लेखित कर देंगे तो अगर हम कम वस्तुओं का मात्रा का डिमांड करेंगे तो हो सकता है वो दाम हमसे ज़्यादा ले, और अगर हम मात्रा बढ़ाएं तो वो हमको और ज़्यादा फैसिलिटी दे। तो मात्रा का भी जरूर उल्लेख करना चाहिए। गुणवत्ता या विशेषताओं का उल्लेख, और हमें उस क्वालिटी, जो गुणवत्ता हम चाहते हैं, जो हम विशेषता चाहते हैं वस्तु से, वो पूछ लें। और अवधि और भुगतान व्यवस्था पूछना, ये वाला कभी नहीं भूलना है। हम कितना दिन के बाद पेमेंट करेंगे, इस बात का पूछताछ करें कि अगर हम ये सामान खरीदते हैं तो आप कितना दिन हमको चांस दीजिएगा, अपने हम विक्रेता से पूछ लें। और ये पूछताछ के पत्र जो लिखे जाते हैं विक्रेता को लिखे जाते हैं, तो उनसे हम पूछ लें कि कितने अवधि में वो मेरा ऑर्डर पूरा होगा, और हमें भुगतान की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ, ये पूछना आवश्यक है। कितना दिन आप उधार बर्दाश्त कर सकते हो, ये पूछना आवश्यक है। तो आप इन बातों को ध्यान रखना है। और छठा, मूल्य सूची के बारे में भी, कि हम बोल दें कि हमको जो ये पूछताछ कर रहे हैं, आप जब हमें संपर्क करें तो मूल्य सूची भी हमें थमा दें, जिससे हमें पता चल जाए कि किसका क्या प्राइस लगेगा। और कोई छूट वगैरह हो, डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो, वो हमें बता दें कि कुछ छूट मिलेगा, और अगर किसी शर्त पर छूट मिलेगा वो भी हमें जानकारी दें। तो इसमें बच्चों आपको सारा अगर याद नहीं रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 इसमें याद कर लेना, वो काफ़ी प्रभावी होगा। लेकिन मैं बता दूं, इस 6 में जो 4 पॉइंट हैं वो क्या होने चाहिए, जो याद रहने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा भी ठीक है, और अगर चौथा नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5वां जरूर याद कर लेना, और छठा भी आप याद कर लो। तो कोई भी चीज़ आपसे हो जाएगा, ये सब चीज़ कुछ ये नहीं है। अब उदाहरण हैं पूछताछ पत्र के, कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले देखो, साइड में बाएं ओर, अब आपके बाएं पेज के बाएं ओर आपको क्या लिखना, लेफ्ट साइड में प्रेषक लिखना है, ABC ट्रेडर्स रांची। फिर बायां साइड ही शुरू करना है सेवा में, जिसको हम लिख रहे हैं। जो प्रेषक कौन हुआ, जो लिखने वाला हुआ, जो जैसे आप हो ABC ट्रेडर्स, जैसे आप लिख रहे हो, आपको सामान खरीदना है, पूछताछ लेटर आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको पूछताछ पत्र के लिए पहले प्रेषक का नाम, फिर ABC ट्रेडर्स जो वो बिजनेस का नाम है, यानी उस दुकान का नाम है, उस प्रतिष्ठान का जो नाम है वो लिखना है, वो किस शहर में है वो लिखना है। फिर सेवा में MS गुप्ता एंड कंपनी, ऐसे स्टार्ट करना है, पटना। विषय लिखना है कि वस्तुओं की मूल्य सूची प्राप्त करने हेतु। फिर विषय हमें लिख देना है, जैसे लेटर लिखा जाता है कि वस्तुओं की मूल्य सूची प्राप्त करने हेतु महोदय कृपया आपकी कंपनी द्वारा निर्मित स्टेशनरी वस्तुओं की नवीनतम मूल्य सूची, छूट की दर तथा भुगतान की शर्त शीघ्र भेजने की कृपा करें, साथ ही सैंपल भी भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद, भवदीय XYZ हस्ताक्षर। तो ये आप लेटर याद रख लेना, एक बार लिख लोगे याद हो जाएगा कैसे लिखते हैं। और अगर मैटर हमको समझ में आए क्यों लिखते हैं तो ईजिली ये बात हो जाता है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है क्योंकि 3-3 पत्र हैं, तो ये थोड़ा समय लेगा, इसलिए आराम से आप सुनो इन चीज़ों को। अब आता है निरख पत्र। जब हम पूछताछ कर लेते हैं तो वो पूछताछ कौन करता है, पूछताछ हमेशा जो माल खरीदना चाहता है वो इस लेटर को लिखता है। किसको लिखता है, विक्रेता को लिखता है। लेकिन ये जो निरख पत्र है ये विक्रेता लिखती है, किसको, जिनको माल खरीदना है। उल्टा गंगा बहता है, यहाँ पे उल्टा होता है। पहला तो वो हो गया, और दूसरा फिर कौन लिखेगा निरख पत्र, निरख पत्र हमेशा विक्रेता लिखता है, जिसको माल बेचना है। तो निरख पत्र यानी सेलर लिखता है। निरख पत्र वह पत्र होता है जो विक्रेता द्वारा पूछताछ पत्र के उत्तर में लिखा जाता है। क्लियर लिखा है, जो विक्रेता द्वारा लिखा जाता है और पूछताछ पत्र के उत्तर में लिखा जाता है। इसमें वस्तुओं का मूल्य, छूट, भुगतान की शर्तें और आपूर्ति की जानकारी दी जाती है। इसमें जो ग्राहक हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनको वस्तुओं का मूल्य बताया जाता है,
छूट अगर कोई है, डिस्काउंट अगर है, छूट का मतलब डिस्काउंट, बट्टा, ठीक है, डिस्काउंट अंग्रेजी में, और हम लोग साधारण भाषा में डिस्काउंट ही जानते हैं। छूट, भुगतान की शर्तें, कैसे भुगतान करना है वो आपको इसमें मेंशन करना है, और आपूर्ति की जानकारी दी जाती है कि कब हम आपको ये डिलीवर कर देंगे गुड्स, उस बात की भी जानकारी दी जाती है। निष्ठ पत्र लिखते समय सावधानियाँ, क्या क्या निष्ठ पत्र लिखते समय सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जो एक साधारण पत्र को लिखने के समय सावधानी बरतनी चाहिए, वही यहाँ पर भी बरतनी चाहिए। विनम्र एवं प्रभावशाली भाषा, जो भाषा का यहाँ पर यूज़ होना चाहिए वो प्रभावशाली हो और साथ ही साथ विनम्रता पूर्ण हो। प्रभावशाली का मतलब प्रभाव रखे, प्रभाव अगर रखेगा तो काम होगा, ठीक। स्पष्ट विवरण, और जो भी डिटेल देना है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सत्य जानकारी, और जो भी जानकारी हम दें वो कोई भी त्रुटिपूर्ण जानकारी नहीं दें, कोई भी असत्य नहीं प्रकट करें, हम हमेशा सत्य का प्रकटीकरण करें, ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम निष्ठ पत्र लिखें। निष्ठ पत्र को कोटेशन बोला जाता है बच्चों अंग्रेजी में। अब है आकर्षक अंतिम वाक्य, और जब हम ख़त्म करें इस लेटर को तो एक आकर्षक अंतिम वाक्य के साथ करें, क्योंकि अगर हम कोटेशन भेजेंगे उसी के आधार पर हमारा सामान विक्रय होगा, और सामान विक्रय होना बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए। तो जो वाक्य होना चाहिए वो काफ़ी आकर्षक होना चाहिए, ठीक है। तो निष्ठ पत्र, यहाँ नीरपत्र हो गया है, निष्ठ पत्र होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक लेटर लिखा हुआ है, प्रेषक MS गुप्ता एंड कंपनी पटना। पटना को हम लिखे थे पूछताछ के समय, अब प्रेषक कौन बन गया, पटना बन गया। पटना माल बेचने वाला है, ठीक है, MS गुप्ता विक्रेता हैं तो वो प्रेषक में आ गए। और सेवा में किसको लिखा जाएगा, उन्हीं को, ABC ट्रेडर्स रांची, जिन्होंने पूछताछ पत्र लिखा था, उन्हीं को ये लिखा गया। विषय है मूल्य सूची भेजने के संबंध में, ठीक है। विषय फिर लिखेगा कि मूल्य सूची भेजने के संबंध में, और ये लिखेगा निष्ठ पत्र में, महोदय आपके पत्र के संदर्भ में सूचित करते हुए हमें प्रसन्नता है कि हमारी नवीनतम मूल्य सूची तथा छूट विवरण संलग्न है। भुगतान 30 दिनों के भीतर अपेक्षित है। जो भुगतान है वो 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। भाव दिए गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है। अब हम आएंगे आगे आदेश पत्र पर। अब आदेश पत्र क्या होगा, जब वो निष्ठ पत्र मिल जाएगा क्रेता को, जो खरीदने वाले हैं ग्राहक को, तो अब ग्राहक ऑर्डर लेटर लिखेगा, आदेश देगा, ठीक है, कि हमें इतना माल का ज़रूरत है और आप हमें ये पूरा कर दीजिए, ठीक। तो जब ग्राहक वस्तु खरीदने का निश्चय कर लेता है तो वह विक्रेता को आदेश पत्र लिखता है, ठीक है। वो जब ग्राहक वस्तु खरीदने का निश्चय कर लेता है कि कोटेशन से खुश हो जाता है उनका, तो फिर वो विक्रेता आदेश पत्र लिखने का तैयारी कर लेता है। इसे ही ऑर्डर लेटर कहते हैं। इसमें वो माल मंगाने की बात करता है। आदेश पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, क्या ध्यान रखने योग्य बातें, पूछताछ या निष्ठ पत्र का संदर्भ। हमें हमेशा जब लिखें तो पूछताछ या निष्ठ पत्र का संदर्भ लिखें, ठीक। तो यहाँ पर संदर्भ मतलब उसका रिलेशन, ठीक है। तो निष्ठ यहाँ पर कर देना, नीर हो गया है। माल का पूरा विवरण, हमें माल का पूरा विवरण देना चाहिए। इसमें आदेश पत्र में जब भी हम आदेश पत्र लिखें, कितना हमको माल चाहिए वो विवरण भेजें। माल भेजने की विधि, फिर माल हम किस चीज़ से भेजना है उस बात का जिक्र कर दें कि हम आदेश पत्र आपको लिख के दे रहे हैं, ऑर्डर लिख रहे हैं। ये कौन लिख रहा है, क्रेता लिख रहा है, तो बोलेगा कि हमको इसके थ्रू चाहिए, चाहे मैं ले आऊँगा। भुगतान की विधि, फिर भुगतान कैसे करना है करेंगे हम, उस बात को भी हम आदेश पत्र में लिखें ज़रूर। बिल्टी भेजने का तरीका, फिर बिल्टी भेजने का तरीका जो कि रेलवे बिल्टी होती है, ठीक है, उसको कैसे भेजा जाए, मेल के थ्रू, डाक के थ्रू, बैंक के थ्रू, ये सारा कुछ वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, ठीक। अब उदाहरण, आदेश पत्र का उदाहरण क्या है, आदेश पत्र अब कौन लिखेगा, तो प्रेषक कौन बन जाएगा, ABC ट्रेडर्स रांची, क्योंकि ऑर्डर कौन देगा, रांची देगा। शुरू में पूछताछ कौन किया, रांची किया, ठीक है, ABC ट्रेडर्स किया। किससे किया, MS गुप्ता ट्रेडर्स पटना से किया पूछताछ। फिर पूछताछ के बाद निष्ठ पत्र कौन भेजा,
MS गुप्ता ट्रेडर्स भेजा, जिसको पूछताछ पत्र भेजा गया था। वो किसको भेजा? ABC ट्रेडर्स को भेजा। अब ABC ट्रेडर्स को कोटेशन पसंद आया, वो ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर लेटर कौन लिखेगा? तो ग्राहक लिखेगा, यानी क्रेता लिखेगा। ठीक है। सेवा में अब इस तरह लिखेगा, सेवा में MS गुप्ता एंड कंपनी पटना, विषय स्टेशनरी सामान आदेश हेतु। स्टेशनरी का सामान इसको मंगाना था, सामान कुछ भी हो सकता है, ये लेटर का एक फॉर्मेट है, ये जरूर याद रखना है। महोदय, आपके निरख पत्र, नीर फिर हो गया है तो आपको निरख कर देना है। निरख पत्र दिनांक 12/1/2026 के अनुसार कृपया निम्न वस्तुएं शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें। आपके निरख पत्र दिनांक, तो ये रेफरेंस देना हो गया कि आपका जो निरख पत्र मुझे मिला था 12/1/2026 के अनुसार कृपया निम्न वस्तुएं शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें। जो लिस्ट है वहाँ पर वो सूची दिखा के ये बात उसे बोला जाएगा। भुगतान बिल प्राप्त होते ही कर दिया जाएगा, और इस बात को भी लिख देंगे कि भुगतान बिल जैसे ही मिलेगा वैसे कर देंगे। धन्यवाद, भावदीय XYZ। तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा। ठीक है। अब हम बात करेंगे आदेश पत्र लिख देने से ये नहीं होता है कि आदेश पत्र का ये हो जाए। ठीक है। तो आदेश पत्र की अब हम स्वीकृति की बात करेंगे। स्वीकृति मतलब एक्सपेक्टेंस। ठीक है। तो आदेश पत्र को स्वीकार करता है, कौन स्वीकार करता है आदेश पत्र को स्वीकार? तो आदेश पत्र को स्वीकार करेगा जिसको सामान भेजना है। ठीक है, यानी विक्रेता। अब फिर बात किस पर आ गया? विक्रेता। एक बार क्रेता हो रहा है, एक बार विक्रेता। तो विक्रेता, जब विक्रेता आदेश स्वीकार कर लेता है तो वह ग्राहक को एक स्वीकृति पत्र भेजता है। जब आदेश वो स्वीकार कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, भाई आपका ऑर्डर मुझे मंजूर है, मैं आपको सामान भेजने के लिए तैयार हूँ, आपका संदेश हमें स्वीकार है। तो इसमें क्या होता है कि अगर स्वीकार करने के पहले वो बहुत कुछ पता करता है कि वो आदमी कैसा है, वो पैसा देगा कि नहीं देगा, तो ही स्वीकार करता है। नहीं तो वो नाकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। तो अगर पसंद आ जाए तो स्वीकार कर देता है। अगर कभी कभी क्या होता है तो फिर आदेश पत्र का निरस्तीकरण, निरस्तीकरण, ठीक है, निरस्तीकरण यानी कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। निरस्तीकरण ये लिखा हुआ है, आदेश पत्र की निरस्तीकरण यानी कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। अगर ये स्थिति कब पैदा होती है कि हम उसको निरस्त कर दें? हो सकता है कोटेशन तो हम भेज दिए, विक्रेता ने विक्रेता ने ऑर्डर भी भेज दिया हमें, लेकिन अभी हमारे पास माल ही नहीं है, हमारे पास वस्तु ही नहीं है, हो सकता है हम आपूर्ति ही नहीं कर पाएँ। तो उस केस में हमको उस ऑर्डर को कैंसिल करना होगा, और कैंसिल का भी लेटर भेजना होता है। कभी कभी इस साइड से भी होता है, कभी ये साइड से भी होता है कि हम ऑर्डर भेज दिए लेकिन हमारे साथ कोई दिक्कत आ गया, तो इधर इस साइड से भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, ग्राहक द्वारा भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो कैंसिलेशन होता है वो जो विक्रेता होते हैं उन्हीं के थ्रू होता है। क्योंकि आदमी अगर आदेश पत्र भेजा है तो वो तो सोच समझ के भेजा होगा, वो चाहेगा कि हमको सामान मिल जाए। तो हो सकता है कि सामान ना हो उनके पास, तो वो मना भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ग्राहक किसी कारण से अपना आदेश रद्द करना चाहता है, ग्राहक भी चाहता है, विक्रेता भी चाहता है, विक्रेता ही करता है ज़्यादातर। तो यह वह निरस्तीकरण पत्र का लिखता है। यानी अगर कैंसिल करना है ऑर्डर को तो एक कैंसिलेशन लेटर लिखा जाता है, अगर स्वीकार करना है तो एक स्वीकृति लेटर लिखा जाता है। पहले बताएं। अब एक नया टॉपिक इसमें है विक्रय प्रस्ताव। विक्रय प्रस्ताव वह पत्र होता है जिसमें विक्रेता अपने उत्पादों का प्रचार करता है। विक्रेता क्या करता है? विक्रय प्रस्ताव, कभी कभी अगर ऑर्डर नहीं आए तो बहुत सारे विक्रेता ऐसे होते हैं कि वो एक विक्रय प्रस्ताव रखते हैं जिसमें वो आकर्षित करते हैं क्रेता को कि वो उनका सामान लें। तो एक तरह का ये प्रचार करना हुआ। तो विक्रय प्रस्ताव वह पत्र होता है जिसमें विक्रेता अपने उत्पादों का प्रचार करता है और ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण एक विक्रय प्रस्ताव का दिया है, महोदय हमारी कंपनी द्वारा निर्मित नए प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता और उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं, आप एक बार अवश्य आजमाएं, भावदीय ABC कंपनी। अब ख़त्म हो गया बच्चों। ठीक है, एक शॉर्ट में हम इस चीज़ को जानेंगे। पूछताछ का मतलब होता है जानकारी,
निर्क का मतलब होता है मूल्य जानना, आदेश का मतलब होता है खरीद, ठीक है, खरीदना, खरीदने के लिए लिखा जाता है। स्वीकृति, पुष्टि कर दिया जाता है कि भाई हाँ आपको हम सामान भेजेंगे। निरस्तीकरण का मतलब क्या होता है, अगर कभी कभी सामान नहीं पूरा कर पाए तो रद्द किया जा सकता है। विक्रय प्रस्ताव क्या है, प्रसार है। यही व्यापार का पूरा चक्र है। याद रखिए, जो इन पत्रों को समझ पाया वो असली व्यापारी बन गया। ठीक, थैंक यू। तो बिजनेसमैन बनने के लिए पत्रों को समझना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।